गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपेयर विथ मी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ वोल्टेज सैग एंड इंटरप्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ वोल्टेज सैग परफॉर्मेंस। व्हाट इज मीन बाय एस्टिमेशन? एस्टिमेशन मीन्स टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट। ओके, तो हम लोगों ने वोल्टेज सैग के रीजंस देखे हैं और उसके इफ़ेक्ट्स हमको पता है, क्योंकि वोल्टेज जब ड्रॉप होता है तो डिफरेंट इक्विपमेंट डिफरेंट बिहेवियर और उनके परफॉर्मेंस में बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं वोल्टेज सैग की वजह से। तो हमको वोल्टेज सैग के परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसे कम कर सकें। ओके, तो आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे। वीडियो डिले हो चुका है इस बार का, इसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई टू अपलोड रेगुलर वीडियोस। Okay, let us see what is how to calculate voltage sag performance. There are 4 steps to calculate voltage sag performance. First step is determine the number of characteristics of voltage sag result from transmission system. As we know that our power system consists of generation, transmission and distribution, but voltage sag is only associated with transmission, distribution and utilization facilities only. So in the procedure of estimation of voltage sag performance, first हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम से जो कॉजेस है वो डिटरमाइन करेंगे। ओके, ट्रांसमिशन सिस्टम से जो प्रॉब्लम एसोसिएट होते हैं हम वो डिसाइड करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से होने वाली प्रॉब्लम। ओके, ट्रांसमिशन सिस्टम, हमारे पास जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बहुत एडवांस है, मतलब वहाँ पर ना थोड़ी भी निग्लिजेंस अवॉइड नहीं किया जा सकता। वहाँ पर इतने सारे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं कि वहाँ पर माइक्रो सेकंड वाला भी निग्लिजेंस, माइक्रो सेकंड वाला फॉल्ट भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ओनली सम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, सिर्फ हमारे पास ह्यूमन जो रहते हैं और जो एनिमल्स होते हैं और जो मेजर इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। बट ट्रांसमिशन सिस्टम में पूरे जो जितने भी ट्रांसमिशन सिस्टम है, फ्रॉम द इनकमर टू आउटगोइंग फीडर्स, सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के यूज़ किए जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ओनली मेजर इक्विपमेंट एंड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग को सेव करने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो एस्टिमेशन में हम लोग फर्स्ट ऑफ फाइंड करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम से होने वाले प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से होने वाले, हम इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एसोसिएट होने वाले प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमको चेक करना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन सिस्टम से एसोसिएट होने वाले प्रॉब्लम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एसोसिएट होने वाले प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम्स पर हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम घर कंसिडर करते हैं तो डीएल लोड होता है, ओनली डोमेस्टिक लाइट फैन होता है। बट इन इंडस्ट्रीज़ में अगर हम चेक करें तो वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। वहाँ पर प्रोडक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, मेजरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिंग होते हैं, फिर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होते हैं। बट इन सब इक्विपमेंट के बिहेवियर कैसे है, इन सब इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी, ये दोनों सिस्टम, जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम के सैग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सैग के, पर इनकी सेंसिटिविटी कैसे बिहेव करती है, हमको ये फाइंड आउट करना होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशन निकालेंगे इसके ऊपर। जब हम लोग डिफरेंट इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी, ट्रांसमिशन सिस्टम, यहाँ पर हम देखो ट्रांसमिशन सिस्टम की जो फॉल्ट्स है उसके लिए सेंसिटिविटी क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो फॉल्ट है उसके लिए हमारे इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी क्या है, वो फाइंड आउट करने के बाद हमें उसके सॉल्यूशन निकालना है कि हम उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे होता है कि हर एक इंसान की सेंसिटिविटी अलग होती है, हमें तो पता है। हमारी फैमिली कंसिडर कर लो, अगर हमारे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो 4 मेंबर्स की सेंसिटिविटी अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर एज। अगर हम कंसिडर करें कि एक चाइल्ड है, 2 इयर्स से कम एज है उसका, तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है।
वो जल्दी से कोल्ड कैच कर सकता है, उसे बीमारी जल्दी हो सकती है। और जब हम कंसिडर करते हैं कि 5 इयर्स टू 20 इयर्स, तो इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर को। और जब हम जाते हैं अब वो 60, तो वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, डिपेंडिंग अपॉन एज और डिपेंडिंग अपॉन देयर जेनेटिक प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे इक्विपमेंट में भी होता है। तो ये सब फाइंड आउट करने के बाद हम उसके ऊपर डिफरेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें हम वोल्टेज सैग के परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं। लेटेस्ट सी कैसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम के परफॉर्मेंस इवॉल्वेट करेंगे। अब हम कंसिडर करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जो कंज्यूमर ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड है, मीन्स ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर है जो सिर्फ ट्रांसमिशन से ही पावर रिसीव करते हैं, तो वो कंज्यूमर सिर्फ ट्रांसमिशन सिस्टम पे होने वाले फॉल्ट से अफेक्ट होंगे। बट जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर जो कंज्यूमर कनेक्टेड होते हैं, तो वो बोथ ट्रांसमिशन सिस्टम के फॉल्ट से भी अफेक्ट होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के फॉल्ट से भी अफेक्ट होंगे। तो हमें ये बात कंसिडर करनी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो कंज्यूमर ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड है, मतलब जो मेजर कंज्यूमर है, जो एसटी कंज्यूमर है, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कंज्यूमर है, जिन्हें 132 kV अपने प्रोसेस इंडस्ट्री और प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए लगता है। ये जनरली इंडस्ट्रीज होते हैं जो ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड होने वाले कंज्यूमर वोल्टेज सैग का प्रॉब्लम जब कभी भी होगा इनको, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन सिस्टम फॉल्ट की वजह से होगा। ओके, लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में डेवलप किया गया है। हमारे इंडिया में भी ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत सारे प्रोटेक्टिव रिलेज, बहुत सारे मेजरिंग इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। प्रोटेक्टिव रिलेज की बात करें तो वहाँ पर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन होता है, जहाँ पर टाइम भी कंसिडर किया जाता है और वोल्टेज का मिनिमम इवन माइक्रो सेकंड में होने वाला फॉल्ट भी कंसिडर होता है वहाँ पर, और वो सिस्टम को ट्रिप कर देता है। मतलब जो मेजर इक्विपमेंट है कंज्यूमर में उस वो अफेक्ट ना हो सके। और इवन हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में जो ट्रांसमिशन सबस्टेशन में जो मेजर इक्विपमेंट होते हैं, माइनर इक्विपमेंट होते हैं, वो अफेक्ट ना हो, इस वजह से वहाँ पर प्रोटेक्शन, बहुत हेवी प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है। बट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम, और मैंने जैसे कहा था कि ट्रांसमिशन सिस्टम पर कनेक्ट होने वाले कंज्यूमर सिर्फ ट्रांसमिशन फॉल्ट से अफेक्ट होंगे। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के फॉल्ट से अफेक्ट होंगे। ओके, यहाँ पर वही पॉइंट दिया गया है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में होने वाले फॉल्ट, इफ़ फॉल्ट ऑकर्स देन देयर सब्सिक्वेंट रिले, वहाँ पर होते हैं डिस्टेंस रिले होता है। मीन्स सम डिस्टेंस पर अगर ट्रांसमिशन का जो फीडर जाता है उसका जो सम डिस्टेंस पे अगर प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए डिस्टेंस रिले होता है। फिर ऐसे होता है कि इवन समझ लो कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन सिस्टम में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, तो इसके इनकमर पर प्रॉब्लम है बट आउटगोइंग पे प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दैट केस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर को सेव करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हो, जैसे हम लोग CT PT यूज़ करते हैं, CT फॉर मेजरिंग करंट एंड PT फॉर मेजरिंग वोल्टेज एंड फॉर प्रोटेक्शन टू CT इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन टू supply the trip signal to the relay circuit. So that is depending upon the step by step procedure. There are different stages, there are there for that different protection systems too. So सभी जितने भी इक्विपमेंट है सबके प्रोटेक्शन के लिए सब डिफरेंट रिलेज होते हैं, डिफरेंट ट्रिपिंग सर्किट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ फॉल्ट द प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट्स। सो that is all about the transmission system faults evaluation. Okay, जब हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का फॉल्ट इवॉल्यूशन समझ में आ जाता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो रिलेज होते हैं ना, तो वो रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं कि फ़ॉल्ट कौन सा हुआ है, कौन से फीडर पे फॉल्ट हुआ है, कौन सा फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट कितने टाइम के लिए था, अगर हमने ट्रायल लिया है तो ट्रायल के बाद फॉल्ट एलिमिनेट हुआ या नहीं, कितने टाइम के लिए फॉल्ट था, मेजर फॉल्ट है, माइनर फॉल्ट है, ये सब रिकॉर्डिंग सिस्टम रिले सर्किट में अवेलेबल होता है। तो हम जब वो फाइंड आउट करने के बाद हम लोग जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा होता है
मैंने जैसे कहा था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जो कंज्यूमर कनेक्टेड होते हैं वो बहुत ट्रांसमिशन सिस्टम के फॉल्ट से भी अफेक्ट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद आता है। अगर ट्रांसमिशन सिस्टम में फॉल्ट होता है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अफेक्ट होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अफेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्टेड क्या हुआ, कंज्यूमर अफेक्ट होगा। तो हम लोग वहाँ पर भी ये पॉइंट कंसिडर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जनरली प्रोटेक्शन के तौर पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में यूज़ किया जाता है। बट जब हम लोग देखते हैं कि आउटडोर जो सबस्टेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, वहाँ पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है और मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज और करंट के लिए C10 पिट यूज़ की जाती है और इन एडिशन विद डिफरेंट रिलेज यूज़ किए जाते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्टेंस रिले और डिफरेंशियल रिले यूज़ नहीं होता। मीन्स यहाँ का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रोटेक्शन सिस्टम से थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पर सिर्फ ये कंसिडर किया जाता है कि जो मेजर इक्विपमेंट होते हैं उनका प्रोटेक्शन हो, ह्यूमन बीइंग का प्रोटेक्शन हो और एनिमल्स का प्रोटेक्शन हो। ओके, तो फ्यूजेस वगैरह ऐसे होते हैं। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो डिफरेंट फीडर कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट फीडर में डिफरेंट रिले होते हैं, फ्यूजेस होते हैं। तो एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ऐसा नेटवर्क होता है कि जिसमें आइसोलेटर्स, फीडर्स, CT PT एंड देन ट्रांसफार्मर एंड सर्किट ब्रेकर, ऐसे जस्ट डिफरेंट फीडर्स और सबस्टेशन का स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर में उसका प्रोटेक्शन होता है और प्रोटेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब जो ऐसे होता है कि समटाइम्स टेम्पररी फॉल्ट होते हैं, तो 1 सेकंड के लिए अगर ट्रे ब्रांच कंडक्टर के बीच में जाते हैं तो वो 1 सेकंड का भी फॉल्ट नहीं होता, हवा की वजह से ट्रे ब्रांच कंडक्टर के बीच में जाता है और टेम्पररी फॉल्ट होता है। तो इन दैट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो फीडर होता है वो ट्रिप नहीं होता, में से वो जो रिले कनेक्टेड होता है वो फीडर पर ट्रिप नहीं होता। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, तो ये पॉइंट कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है कि नंबर ऑफ फीडर्स सप्लाइड फ्रॉम सबस्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के आउटगोइंग फीडर्स कितने हैं ये कंसिडर करना ज़रूरी होता है। एवरेज फीडर लेंथ मीन्स ऐसे कंसिडर किया जाता है कि हर एक पर्टिकुलर लेंथ दी होती है। लेट्स कंसिडर एक्स मीटर तक ही हम एक फीडर सप्लाई कर सकते हैं। उसके अगर उसके आगे अगर कोई लेंथ इंक्रीज़ होती है तो उसके लिए हमें सेकंड सबस्टेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। बट हर टाइम ऐसा फिजिबल नहीं होता है कि हम लोग एग्जैक्टली एक्स मीटर पर ही प्रोवाइड करें। समथिंग थोड़ा कभी कहीं पर कुछ ज़्यादा कहीं पर कुछ कम लेंथ हो जाता है, तो उसके लिए एक एवरेज लेंथ कंसिडर की जाती है। फिर फीडर का रिएक्टेंस कंसिडर किया जाता है, शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट रिएक्टेंस सबस्टेशन के पॉइंट से कंसिडर किया जा सकता है। और फिर उसके बाद उनके फॉल्ट के जो पॉइंट्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। और इस सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ट्रांसमिशन सिस्टम फॉल्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम लोग समरी मतलब जो सेंसिटिविटी होती है इक्विपमेंट की वो कंसिडर करते हैं इनके फॉल्ट के ऊपर। ये जब हम लोग रिकॉर्ड फाइंड आउट करते हैं, इसका जब रिपोर्ट्स निकालते हैं तो इसके बाद हम लोग जाते हैं इक्विपमेंट्स की तरफ।